morning students. Today we'll start with the next topic of unit 7, that is current challenges facing Indian economy, and that is really the very important topic that in which the world is facing the problem within that topic is environment. Students, environment के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हम शायद छोटी क्लासेस से ही सीखते आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, है ना। फॉरेस्टेशन होना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करना चाहिए, ये हम सब सुनते आ रहे हैं। तो जो भी हम एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, एक्चुअल में वो होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। अगर वो जो बैलेंस इकोनॉमी बना, जो एनवायरनमेंट हमारे साथ, नेचर हमारे साथ एक बैलेंस बना के चलती है, अगर वो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और अब जो प्रॉब्लम हम रिसेंटली फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस एनवायरनमेंट टॉपिक में कवर अप करेंगे, राइट। तो एनवायरनमेंट का सबसे पहले हमें मीनिंग समझना जरूरी है, दैट व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज अ टोटल प्लैनेटरी वर्ड बना है प्लैनेट से, प्लैनेटरी इनहेरेंट किया है, जो कब से चलता है, हमें इनहेरेंट मिला है ना प्लैनेट हमारा, ठीक है। इनहेरेंट प्लैनेटरी एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस, जो हमें अपने बड़ों से एक प्लैनेट मिला है, रहने के लिए एक स्पेस मिला है, एक एनवायरनमेंट मिला है, उसको हमें किस तरह से संभालना है, और जो उसमें रिसोर्सेज गिवन है जिससे कि हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ और अच्छी चलती है, तो उसको हमें किस तरह से मेंटेन करना है, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। अब जो स्टूडेंट्स हम आसपास देखते हैं कि ये एनवायरनमेंट जो है वो किन चीज़ों से बना है, वो बना है बायोटिक एलिमेंट से और अबायोटिक एलिमेंट से। बायोटिक एलिमेंट्स में सारे ह्यूमन बींग्स, एलिमेंट्स, जो एनिमल्स, बर्ड्स, जो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, दोज हु आर कॉल्ड लिविंग बींग्स, राइट। एंड अबायोटिक एलिमेंट्स लाइक द ऑल रिसोर्सेज व्हिच वी हैव, लाइक माउंटेन्स, वाटर, लैंड, राइट, तो सनलाइट, दीज ऑल आर कॉल्ड अबायोटिक एलिमेंट्स, राइट। तो जो ह्यूमन बींग्स बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट से मिलके हमारा एनवायरनमेंट बना है, एंड वी हैव टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन अमंग दोज टू, राइट। नाउ व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस। अब जो ये हमें एनवायरनमेंट मिला है, इसमें बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे लिए करते क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या करता है, यहाँ से हमें पता चलता है, जैसे अबायोटिक एलिमेंट्स हम कर रहे थे, इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जो भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं, हाउस होल्ड की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो हाउस होल्ड सेक्टर क्या चाहता है, सेटिस्फेक्शन चाहता है, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना चाहता है, हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अब वो जो नीड्स हैं वो किस तरह से सेटिस्फाई होगी, जब हम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करेंगे, कंजप्शन करेंगे। अब वो कंजप्शन करने के लिए जो हम वेरियस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, वो रिसोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं एनवायरनमेंट से। दैट मीन्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट। लाइक अब रिसोर्सेज हम इतने अबंडेंट क्वांटिटी में हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर हो, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तब भी हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो वो सारे रिसोर्सेज जो हैं हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, वो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, राइट। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। प्रोवाइड करवाने के साथ साथ इट एसिमिलेट्स वेस्ट, जो वेस्ट को डिग्रेड करता है, राइट।
कंज्यूम करता है, राइट, और उसको एब्जॉर्ब करके फिर से उसको पहले जैसा कर देता है। जो हम इतनी कंजप्शन करते हैं, इतना एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, राइट, हम क्या कर दे रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट ही दे रहे हैं। तो ये सारी जो एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये क्या कर रहे हैं, ये सब वेस्ट ही तो स्प्रेड कर रहे हैं। एनवायरनमेंट से एक अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, फिर एनवायरनमेंट को वेस्ट दे रहे हैं, और फिर से एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, फिर से इस अर्थ को, इस प्लैनेट को फिर से रहने लायक बना रहा है। तो सारा ये एसिमिलेट, जो एनवायरनमेंट है ये क्या करता है, इट एसिमिलेट्स वेस्ट, इट ऑल्सो सस्टेन लाइफ। आपको सब अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा के वेस्ट को पूरा रिड्यूस करके, रिसाइकिल करके फिर से एक रहने लायक प्लैनेट दे रहा है। दैट मीन्स एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ ऑफ ऑल बायोटिक एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। ये कॉन्टिन्यूसली हमें वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता जा रहा है, ठीक है। फ्री एयर हमें दे रहा है, लैंड दे रहा है, इतने सारे रिसोर्सेज को दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, ये सब एनवायरनमेंट से मिल रही है, राइट। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में तो लगेंगे बहुत छोटी है, लेकिन आप जस्ट उसको इमेजिन करके देखो कि एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्या फंक्शन एनवायरनमेंट परफॉर्म कर रहा है, राइट। उसके बाद हम एक वर्ड हमारे पास आता है कैरिंग कैपेसिटी। जैसे हमने अभी बात की कि जो एनवायरनमेंट है हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दे रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ वेस्ट जनरेट कर रहा है। चाहे वो आप एग्रीकल्चर साइड पे ले लो, चाहे आप कैटल्स का ले लो, चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का ले लो, चाहे आप सर्विस सेक्टर का ले लो, तो हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ही तो कर रहे हैं, उसको वेस्ट ही तो दे रहे हैं, राइट। अब जो ये कैरिंग कैपेसिटी है, जो रिसाइकिलिंग कैपेसिटी है, अगर वो जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर मिलकर, अगर वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से, एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से कम वेस्ट जनरेट हो रहा है, तब तो एनवायरनमेंट बैलेंस में है। अगर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा है, then only then it will create environmental crisis। तब सिर्फ environmental crisis क्रिएट होगा। ये तो ह्यूमन नेचर है, नेचुरल सी बात है। जो हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो वेस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो रिसाइकल आपको एनवायरनमेंट करके दे रहा है, जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है वेस्ट को कैरी करने की, अगर उस लेवल से ज़्यादा एक्सेस में हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट विल क्रिएट हिंड्रेंस फॉर द एनवायरनमेंट। दैट इज व्हाट कॉल्ड एनवायरमेंटल क्राइसिस, राइट। पोल्यूशन भी तो तभी क्रिएट होता है, तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। देन हम करेंगे रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब कौन से रीजंस हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के? सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। पॉपुलेशन जो है, जैसे हमने बात की थी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1920 के बाद, जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली रेज होती जा रही है। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं, ये ओवरऑल प्लैनेट की हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रेज होती जा रही है। एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी नीड्स भी तो उतनी ज़्यादा होगी। आगे ना मैं आपको बोलती हूँ कि लिंक करना सीखो। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, वो रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे, वांट्स भी बढ़ेंगी, नीड्स भी बढ़ेंगी, राइट। तो क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज का जब एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दैट एक्सटेंट ऑफ मैनी रिसोर्सेज, जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे रिसोर्सेज को, वो ज़्यादा होंगे। मतलब जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो रिसाइकिल कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा होगा। एफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डिमांड को कवर अप करने
करने के लिए सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है, इनकम को, या आप कह लीजिए इनकम को मैक्सिमाइज करना है या फिर प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, उसको तो अपनी सेल्स को ज़्यादा बनाना है। देन उससे क्या होगा, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन से क्या होगा, फिर जीडीपी, यानी कि जीडीपी ज़्यादा होगी, जीडीपी ज़्यादा यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे डिमांड को रेज करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज का सेटअप करना पड़ेगा, टर्शरी सेक्टर को ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा एडवांसमेंट करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, एयर एंड वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो रेजिडुअल वेस्ट है इंडस्ट्रीज का, वो सारा कहाँ जाएगा, वो सारा कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा, ओशंस में जाएगा, फिर वहाँ से उनको पोल्यूट करेगा। नेक्स्ट आप देखो, एयर पोल्यूशन होगा, जो चिमनी से जो स्मोक है वो इमिट होगा, तो वो कहाँ पर डिजॉल्व हो रहा है, फाइनली तो वो एयर में ही डिजॉल्व होगा ना, और जो एयर की क्वालिटी है वो और ज़्यादा डाउन होती जाएगी, राइट। नॉइज पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, तो इस तरह के पोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब जब जो एक्सेस, जब हम कहते हैं कि वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रैक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन जैसी गैसेस हैं वो और एनवायरनमेंट को रेज करेगी। अब जो वो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है, जो हमारा प्लैनेट है वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स की आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, ग्लेशियर्स की आइस जितनी ज़्यादा मेल्ट होगी तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस भी वहाँ का इम्बैलेंस हो जाएगा, और मोरोवर जो सी लेवल है वाटर का वो भी रेज होगा, एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस हो जाएगा, सीजनल वेरिएशंस हो जाएंगी। तो देखो एक चीज़ से क्या क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट होगा, और नेक्स्ट जो ओजोन डिप्लीशन का कंसेप्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते जाते हैं तो हमें उस अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी चीज़ों की रिसर्च करनी पड़ती है जिससे कि और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो किसको बियर करनी पड़ती है, वो एनवायरनमेंट को ही बियर करनी पड़ती है, राइट। तो इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है जो हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करती है उसमें पोर्स होने शुरू हो गए हैं, जो कि मेन रीजन जिसका है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFCs जो है वो एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है। नेक्स्ट है रिवर्सल। अब ये सबका कारण क्या है, ठीक है, इन सबका एनवायरमेंटल क्राइसिस जो इनकी वजह से आया है, इसका रीजन है रिवर्सल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में भी ऐसा ही होता था कि जो डिमांड है वो कम होती थी सप्लाई से, सप्लाई ज़्यादा होती थी, ठीक है, तो इतना ज़्यादा नीड्स नहीं थी, वांट्स नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब के आज के टाइम में पॉपुलेशन को देखते हुए डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उसके कंपैरेटिवली कम है। तो क्या है, जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। अब बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। तो जो एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इट विल क्रिएट अ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग स्प्रेड होगी, जैसे कि हमने ऊपर बात की। एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर and the oceans, that is what called global warming। global warming हो रही है क्योंकि जो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे क्या हो रहा है, CO2 ज़्यादा रिलीज हो रही है, मीथेन गैस रिलीज हो रही है, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एनवायरनमेंट की उतनी नहीं है, और जो हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते जा रहे हैं, जिससे कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो रेज हो गया है, या हम इसको सेल्सियस में देखें तो 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो
रेज हो गया है। अब रेज होने से क्या होगा, टेम्परेचर रेज होने से गर्मी ज़्यादा होगी प्लैनेट की। अब उससे क्या होगा, ओशंस जो आइसबर्ग्स होते हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और जो सी लेवल है वो रेज करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, सीजनल वेरिएशंस आ जाएंगी, पानी सारा भरना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब इसका कारण क्या है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस लाइक वाटर वेपर्स, और जो ये मैंने आपको एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, वाटर वेपर, CO2 देखो 41% रेज हो गई है, मीथेन एंड ओजोन डिप्लीशन, जो ये सारी जितने भी हार्मफुल गैसेज होती हैं ये फ्रेश एयर में मिक्स होके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। जितना कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का बैलेंस चाहिए, वो जो बैलेंस है एयर क्वालिटी का वो इम्बैलेंस होता जा रहा है, राइट। इसके मेन इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, आइस मेल्टिंग हो रही है, सीजनल वेरिएशंस हो रही हैं, डिजीजेस स्प्रेड हो रहे हैं, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो उसको एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो रुका हुआ पानी होता है जो कि रिसाइकिल नहीं हो पाता, वो फिर डिजीजेस की उससे स्प्रेड होती है, राइट। और जो जैसे पोलर बियर है, राइट, तो वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वो नहीं रह पाता है। नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन की जैसे मैंने आपसे बात की थी, तो CFC एलिमेंट है उसकी वजह से मेनली होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, और जो अदर फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से भी हो जाता है। क्लोरीन की जो क्वांटिटी है वो रेज हो जाती है, और इसका मेन कारण जो AC रेफ्रिजरेटर वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि UV रेज जो है उसमें ओजोन लेयर में पोर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो सनलाइट की UV रेज है जो हाईली रेंज्ड, हाईली वेवलेंथ जिनकी होती है, वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आके गिरती है, और उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक रेन होती है, स्किन कैंसर होता है। और आप देख सकते हो ताजमहल का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर भी उसके ऊपर भी ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होने शुरू हो गए हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, सब कुछ एनवायरनमेंट इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, राइट। और अब इन सबको इन ओजोन डिप्लीशन को कवर अप करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक, आप कह लो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है कि किस तरह से ओजोन डिप्लीशन को बचाया जा रहा है। मेनली ये ओजोन डिप्लीशन को सेव करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया है। कुछ मेंबर्स होते हैं जो मिलकर ये सारे कंट्री से साइन करवाते हैं, एग्रीमेंट लेते हैं कि जिन भी गुड्स में CFC सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है उनको, उनके जो कंजप्शन और प्रोडक्शन को फ्रीज किया जाए, यानी कि उनको रोका जाए, कुछ और टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि हम ओजोन डिप्लीशन जो इतना ज़्यादा हो रहा है उसको हम कवर अप कर पाए, राइट। तो ये इसलिए होगा, इंडिया ने भी जो साइन किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 17 सितंबर 1992 लंदन अमेंडमेंट हुआ था, वहाँ पर इंडिया ने भी साइन किया हुआ, आगे डेट को नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। अब देखो इंडिया के एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, अब देखो इंडिया का एनवायरनमेंट है वो किस किस चीज़ों में एनरिच है, कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं उनमें रिच है। डेक्कन प्लेट्यू की हम बात कर रहे थे, दैट इज एनरिच इन कॉटन प्रोडक्शन। इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स जो है इट इज एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, जो यहाँ जो इंडिया और जो गंगा का जो प्लेन्स हैं वो एरिया जो है सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड है, और फॉरेस्ट एरिया मैक्सिमम कवर अप होता है जिससे कि बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। इंडिया इज मेनली एनरिच इन रिसोर्सेज। लार्ज डिपॉजिट्स हैं आयरन ओर के, इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो इंडिया में ही पाया जाता है। 20% जो वर्ल्ड का आयरन ओर है वो इंडिया में ही मिलता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमीज एनवायरनमेंट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप देखो कि इतने ज़्यादा प्लेन्स हैं, यहाँ पर जो टी है, फिशेज है, जो मतलब एक इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है।
से वो नेचुरल रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे कॉन्टिन्यूसली यूज करते जा रहे हैं, फायरवुड के लिए यूज करते जा रहे हैं और उसका एक्सट्रैक्शन करते जा रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। दैट इज द मेन डिक्टोमी फॉर द इंडिया। एंड नेक्स्ट इज लिविंग स्टैंडर्ड। सेकंड रीजन क्या है कि जो इंडिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो वॉन्ट्स हैं, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर भी बात की थी कि जो डिमांड का स्टेटस है वो और ज़्यादा रेज होता जा रहा है। दैट इज रियली बैड कि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई उस अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उसको रेज करने के लिए सारा ये कंसेप्ट चलता जा रहा है, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा जनरेट करना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसको कवर अप करने के लिए अब देखते हैं कौन कौन से हमारे सामने कौन कौन सी चैलेंजेस हैं इंडिया के एनवायरनमेंट में। देखो इंडिया कितना एनरिच है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है और कौन कौन से चैलेंज है जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रहा है। मेनली हमारे पास आता है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि जो फर्टाइल सॉइल है वो क्या होती जा रही है, रिमूव होती जा रही है। जो अपर लेवल है फर्टाइल लेयर होती है, क्यों होती जा रही है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, ड्यू टू इन कोई मैनेजमेंट नहीं है, ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट, इसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होती जा रही है, राइट। और इसका कारण आपने देखा और कुछ फैक्ट्स आप लोग नोट कर सकते हो कि 174 मिलियन हेक्टेयर में 144 मिलियन इज सब्जेक्ट टू वाटर एंड विंड। वाटर जब फॉरेस्टेशन नहीं होगा तो पानी में जाएगा, हवा में जाएगी, जिससे कि क्या होगा, लैंड जो है वो फर्टाइल लैंड है उसका डिग्रेडेट होता जाएगा और विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू ओशंस में जाती जाएगी और ओशंस का भी लेवल रेज होगा और हमें भी उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो मेन रीज़न इसका डिफॉरेस्टेशन ही होता है या फिर ओवर ग्रेजिंग होता है, और जिससे कि क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो कम होती जा रही है और लोगों को आप देखो कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया से इनकम आएगी, जो वहाँ से रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, वो इनकम का जो है वो पूरी तरह से डिप्लीशन होता जा रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक रीजंस। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन की, जैसे हमने बात की कि सॉइल जो है वो इरोज होती जा रही है, इसी की वजह से ये रीज़न मेन है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है, जो एक बैलेंस बना होता है बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स का, इसका बहुत ज़्यादा लॉस होता जा रहा है। जो स्पीशीज बर्ड्स की, एनिमल्स की, वो सारी डिप्लीट होती जा रही हैं, डिसअपियर होती जा रही हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। और एयर पोल्यूशन तो आपको पता ही है, जैसे हमने भी यहाँ पर भी बात की है, एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल 41% हो गया, जबकि वो 21 या 19 to 18% होना चाहिए। तो नियर अबाउट आप देखो कि कितना ज़्यादा रेज हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो गई है। एस्थमेटिक प्रॉब्लम रेज हो गई है, लंग्स की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, बच्चों को, बूढ़ों को, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर रहे हैं। और इसको कवर अप करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारा, जैसे OD1 का चलाया था, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, कि इसकी वजह से हो सकता है कुछ पोल्यूशन बोर्ड्स बनाए गए जो कि 1974 में एस्टेब्लिश किए गए थे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में एस्टेब्लिश किया गया, और इस बोर्ड का मेन फंक्शन था कि जितने भी एफ्लुएंट्स व्हीकल से निकलते हैं उन सबको फिनिश किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाए गए, फॉरेस्टेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। आप पिछले साल भी देख सकते हो कि क्या हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कुछ डिग्री तक कम हुआ है, राइट। सो इस तरह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको हम फेस कर रहे हैं, और उनके हमें पता है कि उस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या कारण है उसके, राइट। तो इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी और हम लोगों को भी मिलकर स्टेप्स लेने चाहिए कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम डेवलप तो करें लेकिन एक सस्टेन विद इन द लिमिट्स के साथ, राइट।
तो अब नेक्स्ट हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपना प्रोसेस कर रहे थे, दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट तो करनी है प्रेजेंट जनरेशन को, बट विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो इस वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट हमारे सामने आया है, आप ये नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज 1980 में ये वर्ल्ड वाइड स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई कि हम डेवलपमेंट कर सकते हैं बट विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो इसका मेन मोटिव या मेन एजेंडा यही था कि हम कौन कौन से नए तरीकों को अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट, द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम उस पर रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें फिर से जनरेट हो सकती हैं उन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करें और सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम इनपुट एफिशिएंट बने कि हम उन इनपुट्स को यूज़ करें जो कि दोबारा से यूज़ हो सकते हैं और जो कि एक्सट्रैक्ट वेस्ट हम लोग स्प्रेड करते हैं इन रिवर इन द एयर, तो उसको किसी न किसी तरह से हम रिसाइकिल करें ताकि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो सके। यानी कि जो हार्मफुल गैसेस हैं या हार्मफुल कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से, तो उसको रिसाइकिल करके फिर थ्रो आउट करें ताकि एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो सके। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हम लोगों को एस्टेब्लिश करने चाहिए। और जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है, जो कि हमने यहाँ पर भी बात की थी, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। इट इज़ ओनली बाय स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग द पीपल, राइट। नेक्स्ट, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ किया जाए ताकि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मिनी हाइडल यूनिट्स लगानी चाहिए, यानी कि टर्बाइंस लगाने चाहिए ताकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। एक्सेस में जो कोल, पेट्रोलियम वगैरह ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे कि एनवायरनमेंट को हार्म होता है, तो उन सब चीज़ों का जो यूज़ है वो हमें कम से कम करना चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज को जो फोकस करना चाहिए उसी में चेंजेस करने चाहिए, ना कि नए केमिकल्स से रिलेटेड वो सारे कंसेप्ट्स को फॉलो करना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को रेज करने के लिए, राइट। बायो कंपोस्ट जो है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। एंड जो पैटर्न है कंजप्शन का, प्रोडक्शन का, उसको प्रेजेंटली को किसी न किसी तरह से चेंज करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट को हम लोग सेव कर सकें। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेक्निक आपको पता है कि ये चीज़ें हार्म करने वाली है, उन सब चीज़ों में चेंजेस करके हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, राइट। So with this students, your chapter is over, environment. Next हम start करेंगे अपना जो हमारा next chapter है, that is comparative development experience of India, China and Pakistan. So thank you students.